हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों की सबसे ज़्यादा डिमांड थी इस वीडियो की कि सर लॉ के आंसर्स किस तरीके से लिखने हैं। तो देखिए, लॉ के आंसर्स में कुछ नई चीज़ नहीं होती है। एक नॉर्मल तरीके से आपको लॉ के आंसर्स लिखने होते हैं, लेकिन हाँ, कुछ बातों का हमें ध्यान रखना होता है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक एक करके। सबसे पहली चीज़, जब आप लॉ के आंसर्स लिख रहे हैं तो उस बच्चों के पूछते हैं कि सर क्या सेक्शन नंबर कोड करने ज़रूरी है, उसके बिना नंबर नहीं मिलेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। रादर देन सेक्शन की जगह आप एक्ट का नाम लिखिए इस तरीके से कि अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ऑफर मीन्स, एक्सेप्टेंस मीन्स, मतलब जो भी आपको लिखना है उसके एक्ट का नाम लिखिए रादर देन आप सेक्शन याद करें और उसे गलत करके आए। क्योंकि होगा क्या, अगर आपने सेक्शन नंबर याद कर भी लिया सपोज और वहाँ पे आप गलत लिखा है तो आपने चाहे पूरा आंसर ठीक लिख रखा है, अगर आपका सेक्शन नंबर गलत है आपको 0 नंबर मिलेंगे। ये बात ध्यान रखना। तो गलती से भी सेक्शन नंबर 99.9% कॉन्फिडेंस भी श्योर हो तो भी मत लिखना अनटिल अनलेस वो 100% ना हो। और कोई आप अगर लिख भी आओगे तो उससे आपको कोई स्पेसिफिक एज या बेनिफिट नहीं मिलने वाला, क्योंकि इसकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है। तो पहली चीज़, जब भी आप आंसर्स लिख रहे हैं तो आपको ऐसे लिखना है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ जो भी एक्ट है। सेकंड चीज़, क्या केस स्टडी याद रखनी होती है। तो देखिए, जब आपने मेरा कोर्स किया तो मैंने आपको जगह जगह बताया कौन सी केस स्टडी के नाम याद रखने और कौन सी नहीं रखने। और अगर नहीं याद आता है वहाँ पे केस स्टडी का नाम या आपने नहीं याद करे तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप एक सिंपल सी लाइन लिखिए, इन द डिसाइडेड केस लॉ इट वॉज हेल्ड, और जो भी उसके फैक्ट्स हैं आप वो लिख दीजिए, दैट्स इट। और कुछ आपने नाम वाम नहीं याद करा या आपने इंपॉर्टेंट केस स्टडीज़ का भी नाम याद नहीं करा, वहाँ पे ऑन द स्पॉट याद करके गए, भूल गए, आपको सिंपल सी एक लाइन लिखनी है, इन द डिसाइडेड केस लॉ इट वॉज हेल्ड, और जो भी फैक्ट हैं सीधे वो लिख दीजिए, कोई आपका नंबर नहीं कटेगा। पॉइंट नंबर 3, आप लॉ के अंदर कोशिश करिए कि टेक्निकल वर्ड्स यूज़ हों रादर देन द जनरल वर्ड। जैसे कुछ एग्जांपल मैंने समझाने के लिए लिए हैं यहाँ पर। जैसे आपको लिखना है अमाउंट, पैसों की कोई बात लिखनी है तो अमाउंट की जगह कोशिश करिए कंसिडरेशन लिखा जाए। देखिए, ये वो चीज़ें जो हमें पता होती हैं, कुछ नई चीज़ें याद नहीं करनी, लेकिन हम लिखते हुए इन बातों का ध्यान नहीं रखते। आपको लिखना है डिसाइडेड तो उसकी जगह बेटर है आप एग्रीड लिखिए। परमिशन लिखना है तो उसकी जगह बेटर है कंसेंट ऑब्टेन्ड लिखिए। ऑर्गेनाइजेशन लिखना है उसकी जगह बेटर है एंटिटी या फर्म लिखिए। टोल्ड लिखना है तो लिखिए ऑफर्ड या एक्सेप्टेड। चेंजेस लिखना है तो आप लिखिए ऑल्ट्रेशन, या विल लिखना है तो उसकी जगह शेल या मे। मैंडेटरी है तो शेल और ऑप्शनल है तो मे। तो कोशिश करिए कि जो लॉ के टेक्निकल वर्ड्स हैं वो यूज़ किए जाएं रादर देन द जनरल वर्ड्स। और ये सिर्फ आपकी राइटिंग प्रैक्टिस से आ सकते हैं। आप सोचें कि आप यहाँ पर सीधे याद रखें और सीधे जाके एग्ज़ाम के अंदर ही पेपर अटेम्प्ट करें, ऐसा नहीं है। इसके लिए मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि जो भी टॉपिक आप पढ़ते जा रहे हैं टॉपिक टू टॉपिक लिख के ज़रूर देखिए, ठीक है। मे अटेम्प्ट के बच्चों पे तो अब इतना टाइम नहीं है कि वो टॉपिक टू टॉपिक लिख के देख पाएँ, बट एटलीस्ट रैंडम बेसिस पे मैं उनको कहूँगा कि एटलीस्ट 10 टॉपिक तो आप भी लिख के देख सकते हैं, इतना टाइम आपके पास है। और नवंबर अटेम्प्ट के बच्चे जो शुरुआत कर रहे हैं, जिन पे सफिशिएंट टाइम है, वो टॉपिक टू टॉपिक जो है वो प्रैक्टिस करें। इससे एक डेवलपमेंट होगा लॉ लिखने का। और उसमें सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि टेक्निकल वर्ड्स का यूसेज करना है, जनरल वर्ड्स का कोई यूसेज आपको अवॉइड करना है, ठीक है। इसके बाद सबसे चौथी चीज़, लॉ के अंदर टू द पॉइंट आंसर बच्चे लिखने की कोशिश करते हैं कि एकदम पॉइंट पे हिट मारते हैं। सपोज़ एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी बिफोर द ऑफर। एक्सेप्टेंस ऑफर से पहले नहीं हो सकती, ये पॉइंट आप बहुत कॉमनली पढ़ते हैं। तो सपोज इस पर कोई केस स्टडी आ गई, आप उसका आंसर लिख रहे हैं, कुछ भी आप लिख रहे हैं तो आप सीधे लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी बिफोर द ऑफर, देयरफॉर इसका आंसर ये या ये होगा। ठीक है, वो गलत नहीं है, लेकिन कोशिश करिए कि डिटेल्ड आंसर लिखा जाए। कि जब आप एक्सेप्टेंस ऑफर की बात ही कर रहे हैं तो एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन, ऑफर की डेफिनेशन आप उसके अंदर लिखें कि ऑफर होता क्या है, एक्सेप्टेंस क्या हो। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, टाइम एबिलिटी को ध्यान रखना है। लेट अस टेक एन एग्जांपल, आपका 100 मार्क्स का पेपर है, टोटल आपके पास 180 मिनट्स हैं। तो आप एक टारगेट लेके चलिए कि जितने नंबर का क्वेश्चन है उसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेट अस टेक एन एग्जांपल, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपके पास मैक्सिमम 9 मिनट्स हैं जिसमें आपको उसका आंसर लिखना है, ठीक है। और कोशिश करना है डिटेल्ड आंसर, ये नहीं कि एकदम टू द पॉइंट ही हिट मारे, ठीक है। उसके अंदर जो भी लॉ से रिलेटेड डेफिनेशंस या प्रोविजंस ऊपर नीचे यूज़ हो सकते हैं, दिल खोल के लिखने की कोशिश करिए, मेरा कहने का मकसद ये है। लेकिन टाइम अवेलेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए, इतना भी मत दिल खोल देना कि पता लगे सिर्फ 100 की जगह आपका 50 का ही पेपर हुआ। थोड़ा सा एकदम टू द पॉइंट की जगह, जैसे मैंने अभी ये बताया ना, एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी बिफोर द ऑफर, तो आप इसमें एक्सेप्टेंस ऑफर की डेफिनेशन लिख देंगे अगर, तो इसमें कोई आपका टाइम वेस्ट नहीं होने वाला। लेकिन ये टाइम एबिलिटी इसमें आपको ध्यान रखनी है।
प्लीज़ मेरी इस बात को किसी भी तरीके से नेगेटिव सेंस में मत समझिए कि डिटेल्ड आंसर नहीं लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे या लाइक दैट, ऐसा कुछ नहीं। मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ कोशिश करिए प्रोविजंस जब आप लिखते हैं एकदम स्पेसिफिक ना लिखें, थोड़ा सा उसे प्लस माइनस उसके अंदर जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं बैकग्राउंड जो है वो थोड़ा सा उसे यूज़ करें, बट टाइमेबिलिटी पूरी उसमें आपको ध्यान रखनी है। और कैसे, वो मैंने आपको बताया। फिर बात आती है कि सर केस स्टडीज़ का जब हम आंसर लिख रहे हैं तो किस तरीके से लिखें। देखिए केस स्टडीज़ के जब आप आंसर लिख रहे हैं तो 5 पॉइंट्स उसमें ध्यान रखिए। सबसे पहली चीज़, क्या जो भी एक्ट है उसका आपने उसमें जो रेलिवेंट प्रोविज़न है वो मेंशन किया है। पॉइंट नंबर 2, अगर उसमें कोई केस स्टडी यूज़ हो रही है तो वो आपने मेंशन करी है। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपके पास क्वेश्चन में फैक्ट गिवन है वो एज इट इज़ आपने आंसर्स में लिखे हैं या नहीं। बच्चे सोचते हैं कि वो नहीं लिखने होते, बट जो क्वेश्चन में फैक्ट्स हैं एज इट इज़, वो 3-4 लाइनें जो भी होती हैं वो आपको एज इट इज़ जरूर लिखनी है। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपके उसमें फैक्ट गिवन है और जो आपने प्रोविज़न लिया, दोनों के बीच में क्या लिंकेज है जिसके बेसिस पे आप कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे वो जरूर मेंशन कीजिए। मर्ज लॉ विद फैक्ट्स, और फाइनल आपको कंक्लूड जरूर करना है। तो कोशिश करिए कि 5 एस्पेक्ट्स जो है आपके आंसर्स के अंदर दिखें: प्रोविजन, केस स्टडी, फैक्ट्स, मर्जर ऑफ प्रोविजन विद द फैक्ट्स एंड द फाइनलिस्ट कंक्लूजन। तो जनरली होता क्या है, अगर आप सबके लिए एक एक छोटा छोटा पैराग्राफ भी बनाते हैं तो मिनिमम 4 पैराग्राफ्स तो बनेंगे ही, 1 2 3 4। और अगर केस स्टडी भी हुई उससे रिलेटेड तो 5 पैराग्राफ्स आपके बन जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें एक केस स्टडी का आंसर प्रेजेंट करना होता है। और बाकी घबराइए किसी तरीके से नहीं कि लॉ के अंदर कुछ बहुत टेक्निकल चीज़ें लिखनी है। आप बस ये मेरी छोटी सी बातें जो हैं ये आप ध्यान रखिए, इससे ज़्यादा लॉ में कुछ भी अलग नहीं है। अल्टीमेटली एक नॉर्मल सा पेपर है। हाँ, कुछ बातें ध्यान रखनी है जो मैंने आपको बता दी, आप इतना ध्यान रखेंगे दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। जय श्री श्याम।